जय हिंद दोस्तों, बिट्टू सर के चैनल पर आपका स्वागत है। दस्तक विद बिट्टू सर चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैंने आपको बताया था कि अब जो मैराथन क्लास चलेगी आपके, अभी तक जितना भी आप संविधान में पढ़े हैं वो क्लास आपकी आ चुकी है। और ये क्लास में मैंने आपको देखिए संविधान में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। तो संविधान जो हमारा टॉपिक था, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशंस में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे आपकी। तो संविधान में मैंने आपको बताया था कि संविधान का क्या बताया था, संक्षिप्त विवरण बताया था, संवैधानिक इतिहास बताया था, भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताया मैंने, पृष्ठभूमि। फिर मैंने बताया कि भारतीय संविधान का वर्णन कहाँ से हुआ है, कि यानी संवैधानिक भारतीय संविधान की संवैधानिक विकास बताया, संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास के बाद हमने क्या पढ़ा बताइए? संवैधानिक विकास के बाद मैंने बताया कि संविधान का उद्देश्य क्या है, अर्थात उद्देशिका क्या है, संविधान की उद्देशिका जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रस्तावना भी बोलते हैं। फिर मैंने क्या बताया, संविधान की अनुसूची पढ़ाया आपको। फिर संविधान के भाग में बारे में बताया आपको सभी को। संविधान का भाग यानी कितने भाग हैं, किसमें किसका वर्णन है। फिर हमने इसका विदेशी स्रोत बताया, मैंने विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ाया। फिर हमने क्या पढ़ा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा। फिर हमने किसमें पढ़ा, नागरिकता के बारे में पढ़ा। नागरिकता के बाद मैंने आपको जो पढ़ाया, मैं अभी बताऊंगा पूरा कंडीशन आपके इसमें कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में, सब बताया जाएगा आपको। किसके इसी को मैंने जो टॉपिक पढ़ा दिया इसी पे मैं पूरा सवाल आपको कराऊंगा। यानी नागरिकता के बाद हमने क्या पढ़ा बताइए, मौलिक अधिकार पढ़ा। मौलिक अधिकार के बाद हमने पढ़ा मौलिक यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इतना हमने आपको क्या किया अभी तक क्लास में पढ़ा दिया पूरा आपको। आज हम इस क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो एग्जाम के क्वेश्चन को आज मैं आपको कराने वाला था। और आज आपके एग्जाम के क्वेश्चन को क्या करूंगा, इससे संबंधित रिलेटेड मैं कराऊंगा। चलिए दोस्तों, अब संविधान में जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है वैसे क्वेश्चन की तरफ आपको दिखाता हूं और ले चलता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो एग्जाम के मैंने सभी क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है। और आपको करना क्या है, इसमें आपको जो पढ़े हैं अभी तक, मैंने अभी जस्ट बताया क्या क्या आप पढ़ चुके हैं, मैंने उसी से रिलेटेड सवाल आपके यहाँ पर लाया है। और आप अपना कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट कर बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, और आपको इसको बताना है, जैसे मैंने दे दिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो मैंने आपको बताया था किस संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष जो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था बताइए? 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था आपका? 42वां संविधान संशोधन 1976 को, यानी कि आपका जोड़ा गया था। फिर मैंने दूसरा लिखा, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे कौन थे? जेबी कृपलानी, यानी कि जेबी कृपलानी थे, कृपलानी। और फिर मैंने पूछा मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक मैंने बताया था कि आप किसी पर मानहानि का केस अगर लगा सकते हैं, यानी कि आपकी भावनाओं को कोई ठोस पहुंचा है तो उसका कहां पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो होता है कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है।
इस बात को क्या करेंगे, हमेशा ध्यान देंगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो क्या होता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में कब हुआ था? तो जो मौलिक कर्तव्य है, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य का समावेश हुआ था 42वां संविधान संशोधन के तहत, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है। फिर आपका आया था भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, प्रांतीय सभा द्वारा हुआ था, यानी कि जो हमारा प्रांत ये जो चुनाव हुआ था संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो प्रांतीय सभा द्वारा। फिर मैंने बताया केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में? तो आप याद करें कि जो हमारा 7वीं अनुसूची थी, 7वीं अनुसूची में क्या थी, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा था। फिर आया भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए, अर्थात किस देश से हमारा भारतीय जो राज्य नीति निर्देशक तत्व था किस देश से ग्रहण किया गया आपका, आयरलैंड से। दोस्तों आप क्या करिए, डेली बाय डेली अपना आंसर देते रहिए, याद करते रहिए, पूरा सिलेबस आप कवर कर लोगे और अब जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन क्या करोगे, गलत नहीं करोगे। देखो भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है, तो आप जानते हैं कैसी नागरिकता प्रदान करता है, एकहरी नागरिकता अर्थात एकल नागरिकता। और जो हमारा अमेरिका देश है वो कैसी नागरिकता प्रदान करता है, अमेरिका जो है दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, संघ की अलग और राज्य की अलग। लेकिन हमारा जो भारतीय संविधान है वो एकहरी नागरिकता अर्थात एकल नागरिकता प्रदान करता है। फिर कहा भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। यानी कि जो 9 दिसंबर 1946 है, इस समय हमारा क्या किया गया था, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, मैं लिख रहा भीमराव अंबेडकर। जो अंबेडकर जी थे वे क्या थे, हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये पूरी बात समझिए। देखो ये दोस्तों पूरा प्रतियोगी परीक्षाओं में सब प्रश्न आ चुके हैं और आप जितना अधिक से अधिक जितना मैं पढ़ाया हूं प्लेलिस्ट खोलकर अपना पूरा वीडियो देख लिया करो। आप जब कहीं भी मौका मिलो वहां वीडियो देख लिया करो, नोट्स बनाओ चाहे ना बनाओ, मेरा वीडियो ये ऐसा है कि आप उसे चाहोगे तो उसी से पूरा कवर कर सकते हो। और ये पूरे कंडीशन को मैं यहाँ पर दोबारा कर रहा हूं, तो आपको आंसर भी देना है। चलिए आगे क्वेश्चन दिखाते हैं आपको दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन मैंने ये दे दिया सभी, और एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। तो चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग। मैं तब तक आपको क्या करता हूँ, देखता हूँ कमेंट में कौन कौन कर रहा है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर किसका क्या होगा। और बताना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, जानते हैं 25 में किसका संबंध है, जानते हैं धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता है कि नहीं, याद है कि नहीं, भूल जा रहे हो, धर्म की स्वतंत्रता। संपत्ति का अधिकार एक है, तो मैंने बताया था संपत्ति का अधिकार जो हो गया है एक कानूनी अधिकार हो गया है। क्या हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार। फिर अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है, अर्थात भारतीय संविधान वंशानुगत नहीं है, यानी कि इसमें वर्ष नहीं, भारतीय संविधान इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान वंशानुगत नहीं है, बल्कि कैसा है, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो जब भारत की जनता का शासन है, भारतीय संविधान वंशानुगत नहीं है। ये नहीं कि जैसे ब्रिटेन में राजा बनते आ रहे हैं वैसा नहीं है। फिर कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो मैंने बताया था कि जो अनुच्छेद 21 है व्यक्तिगत और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, अर्थात अनुच्छेद 21। जो अनुच्छेद 21 है हमारा, ये भारत को व्यक्ति को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता देता है। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है, तो अल्पसंख्यकों के बारे में बताया था मैंने कि जो अनुच्छेद क्या होता है 29 व 30 है, वो क्या बताता है अल्पसंख्यकों के बारे में कि वो अपने चाहे किसी भी क्या कर सकते हैं, अपने धर्म में शिक्षण में क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया,
और आपको इसको बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में मैं आपको देखता हूं कितने लोग का आता है। चलिए बताइए कितने लोग का आया। तो इसका मैंने बताया था कि जो 22 जनवरी 1947। चलिए इसका बताइए। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण सुधार का संरक्षण करेगा। तो मैंने बताया था कि एक अनुच्छेद यानी कि जो आपका अनुच्छेद 48 में मैंने बताया था कि कृषि पालन और क्या कुक्कुट पालन या कोई उद्योग कर सकते हैं, लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक जो पर्यावरण का संरक्षण प्रदान करेगा, अनुच्छेद 48A के बारे में मैंने बताया था। फिर मैंने आपका भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। चलिए कमेंट देखता हूं सभी लोग का और बताइए कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो आपको याद होगा कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। किसी का नहीं आ रहा है जवाब, जल्दी बताइए। देखिएगा जो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था वो नवंबर में हो गया था, यानी कब 26 नवंबर 1950 को क्या हो गया था, तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब किया गया था, अब आप बताइए। यानी कि जो अरे सॉरी यार, यहाँ पर 49 कर लेना, बेसी हो जाएगा तो ठीक है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। लेकिन इसको मनाया कब गया, कब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हमारा, जब पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। अब आपको इसको बताना है। मैं आपका कमेंट देखूंगा, आप करें क्या, इसे बताएंगे। किसी का भी सभी लोग का आ जाना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग का मैं कमेंट देख रहा हूं। चलिए जल्द बताइए, अभी तक किसी का आया नहीं। तो मैंने क्या बताया था, याद है कि भूल गए। यानी कि आप लोग याद नहीं कर रहे, कमेंट अब आ नहीं रहा। यानी कि अनुच्छेद जो 24 मैंने बताया था वो बच्चों के शोषण से संबंधित था, अर्थात 14 वर्ष तक के बच्चों को, यानी कि मैंने बताया था कि बालकों को और किशोरों को किसी भी कारखाने, रेस्टोरेंट या कहीं भी आप उससे काम नहीं करा सकते हैं। अर्थात बच्चों के जो शोषण के बारे में कहा गया था अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 23 में तब क्या कहा गया था, बताइए। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया था, बलात्श्रम के बारे में बताया था कि किसी से जोर जबरदस्ती आप काम नहीं करा सकते हैं। ये नहीं कि क्या है कि छोटी जाति किससे मजदूरी कराए और क्या करे, मजदूरी न दे। वेश्यावृत्ति भी आ जाता है अनुच्छेद 23 में। ठीक है, ध्यान देना, उस पर निषेध की बात है। फिर भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जानते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया था, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ये आप देखिए क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं इसे बहुत तरीके से आप क्या करेंगे, एकदम हल कर जाएंगे। और जो मैंने पढ़ाया उसे आप रिवीजन करते रहिए। जब रिवीजन आप करेंगे तो आपका क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। रिवीजन करेंगे तो आपके सब कंडीशन, ये सब सवाल आपके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये है। मैंने लिखा है यहाँ पर, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। तो जानते हैं जो सूचना का अधिकार था 2005 में आया था आईटी एक्ट, और ये एक विधिक अधिकार है। इस पर विधिक अधिकार है और एक ऐसा अधिकार है विधिक अधिकार है। अगर आपसे पूछेगा कि आईटी एक्ट कब आया था, तो जो हमारा आईटी एक्ट आया था ये हमारा 2005 में आया था। कब आया था, 2005 में। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो कैसा अधिकार है, मूल अधिकार है, अभी जानते हैं। और इसका वर्णन किसमें किया गया है, अगर याद होगा, आप लोग पढ़ रहे हैं तो बता देंगे। मूल अधिकार है और अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है इसे। लेकिन एक जगह और मैंने शिक्षा का अधिकार बताया था, जिसमें शिक्षा का अधिकार और मैंने बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि अनुच्छेद याद होगा आपको 45। तो इसमें क्या होता है, जन्म से, यहाँ पर 6 वर्ष है ना, तो जन्म से 6 वर्ष तक का, यानी जन्म से 6 वर्ष तक का इसमें वर्णन है, जिसमें हम आंगनबाड़ी वाले बच्चे भेजते हैं कि नहीं आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में हुआ था। याद रखना कि पूछता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन यानी कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 में हुआ था।
फिर भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद में वर्णन है। तो मैंने बताया था कि जो राज्य जो संघ है और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया था। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद में वर्णन क्या था, इसमें मैंने लिखवाया था कि राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ। और कभी कभी इंग्लिश में भी लिख देता है इस तरह के राज्यों का यूनियन। तो अब इस बात को याद रखना, ठीक है, एग्जाम में जब भी जाना तो इस बात को याद रखना कि संविधान प्रथम अनुच्छेद में किसका वर्णन है? राज्यों का संघ का, अर्थात राज्यों का यूनियन का। भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं बताइए? जो हमारी उद्देशिका है। क्या है? उद्देशिका, अर्थात जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं। अब प्रस्तावना हमारा किस देश से लिया गया था, याद है कुछ? ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया था। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़े गए शब्द कौन से? तो मैंने बताया था इसमें प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है और उसमें 3 शब्द यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष को ही कभी काल क्या बोलता है? पंथ निरपेक्ष। तो ये याद रखना, अगर पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन कर। एक शब्द कौन सा था? अखंडता। तो ये 3 शब्द जो हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। अब मैंने बताया था कि कोई भी अगर किसी भी विषय पर कानून बनाने यानी कि समवर्ती सूची मतलब राज्य और संघ दोनों का होता है। फिर मैंने बताया था कि संघ सूची और राज्य सूची। तो जो संसद है इसको किसी भी सूची में संविधान बनाने यानी कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इसकी एक प्रोवर्सिटी है, राज्य सूची के विषय में जब ये संबंध बनाएगा तो राज्यसभा के से होकर ही ये क्या करेगा? राज्यसभा की संकल्पना लेकर ही, संकल्पना मतलब उसके आदेश लेकर ही, संकल्पना से ही कानून बनाएगा। कानून बनाएगा, बनाने का तो इसे अधिकार है संसद को, लेकिन उसे क्या करना होगा? राज्यसभा से भी थोड़ा क्या करना होगा? पास करवाना होगा। तो आपसे पूछे कि संसद राज्यसभा जब रहे तो राज्यसभा, जब आपको यहाँ पर केंद्र से आ जाए तो ऑलरेडी जानते उसको पावर है। फिर आपको मैंने क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे बताइए? जो हमारे वी.एन. राव थे। वी.एन. राव ये क्या थे? संवैधानिक सभा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। फिर ग्राम पंचायत का प्रावधान है, यानी ग्राम पंचायत का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में? मैंने आपको बताया था 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि 1992 में हुआ था, और जिसको अनुच्छेद यानी कि 40 में वर्णन है। मैं अगर पूछ दूं कि ग्राम पंचायत का गठन किस संशोधन के तहत और नगर पालिका का, तो आप जानते हैं 73वें से क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत, और 74वें से नगर पालिका का होगा। पूरा वीडियो आप देखते रहिए, पूरा एकदम क्लियर होता जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम का छूटेगा नहीं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। उद्देशिका का मतलब क्या होता है? मैंने अभी लिखा है उद्देशिका कहिए चाहे प्रस्तावना कहिए। तो प्रस्तावना हमारा किस देश से लिया गया है? कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये याद रखना आपका, जो मैंने विदेशी तत्व लिखवाया है उसको भी याद करते जाओ, पूरा एकदम कंडीशन एकदम सोचो कि एकदम निचोड़ मैं आपको दे रहा हूं। एकदम एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, एकदम ये पूरे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? आप हमेशा इसको गलत करते हैं, आप गलत करेंगे नहीं। जो अनुच्छेद हमारा क्या होता है? 21 व 22, ये 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी क्या किए जाएंगे? निलंबित नहीं होंगे, यानी कि हमें अधिकार प्राप्त रहेगा। तो आप ये ध्यान देना, ये सब पूरी कंडीशन को आप क्या करेंगे? याद करते रहेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों आपका ये प्रश्न है सब, और आपको बताना है जैसे भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मैंने आपको बताया था, आपको पता है बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में जो संशोधन कर सकता है वो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, ये मैंने आपको बताया था। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो जो विदेश नीति से संबंधित, देखिए विदेश जाने का, भ्रमण करने का अलग बात है, विदेश नीति से है तो ये अलग है। उससे उस तरह का रहता है, विदेश जाने का अधिकार रहता है कि स्वतंत्रता रहता है
तो वहां पर अनुच्छेद 21, लेकिन भारत की विदेश नीति से संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 है। इस बात को याद रखना, ठीक है, अनुच्छेद 51। फिर कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो जो भारतीय संविधान के संशोधन का वर्णन होता है, जो अनुच्छेद क्या है 368 से क्या करते हैं, भारतीय संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो जो हमारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इसके द्वारा किसको जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्यों को, अर्थात 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। फिर कह रहे भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन है। तो आप जानते हैं कि अनुसूची मैंने पढ़ाया है, तो अनुसूची क्या है, 8 है। अनुसूची 8 में भाषाओं से संबंधित वर्णन है, और मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में 14 थे और 8 को बाद में जोड़ा गया। मैंने सबका नियम बताया कब कौन सा जोड़ा गया। फिर आपका कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता का वर्णन है। देखो ध्यान देना, स्वतंत्रता का वर्णन जो है वो तो अनुच्छेद कहां से आ गया, 19 में। लेकिन 19 में ये कब आया था, जो अनुच्छेद 19, ध्यान देखिएगा, एक क्लॉज अगर आप देखे होंगे तो याद होगा 19 फर्स्ट ए के जो हमारा जी था, इस क्लॉज में क्या था, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं परिवार को अपनी स्वतंत्रता थी। ठीक है। अब देखिए जनगणना किस सूची का विषय है। तो मैंने बताया जो जनगणना है आपका संघ सूची का विषय, किसका, केंद्र का है, अर्थात संघ सूची का विषय है। ये बात आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा पूरा। फिर कह रहा है किस अनुच्छेद में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। मतलब मैंने बताया था कि जो 4 पूर्वी राज्य हैं, कौन कौन, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है तथा मिजोरम। इसमें अनुसूची जो 6वीं थी, अनुसूची 6 में हम इसका वर्णन पढ़े थे। इसको क्या है, अलग तरीके से। अब लास्ट क्वेश्चन है, मानव के अवैध व्यापार, बेगार एवं अन्य बलात् श्रम का प्रतिबंध किसमें है। तो आपको याद होगा कि जो अनुच्छेद 23 था, इसमें क्या है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। अनुच्छेद 24 में क्या था, बच्चों को कारखाने और अन्य रेस्टोरेंट जैसे सार्वजनिक स्थानों पर उनको क्या काम में मनाई थी। तो ये दोस्तों था हमारा संविधान का पूरा क्वेश्चन, जितना अभी तक हमने पढ़ा। ऐसे क्वेश्चन कैसे आते मैंने आप सभी को दिखाया, और अब अपना कैलकुलेशन कर लो कि 40 क्वेश्चन में से आपका कितना सही है। और आप क्या करिए दोस्तों, इससे जुड़कर अपने क्लास से, इस क्लास से यानी कि 10 तक विद बिट्टू सर के क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत करिए दोस्तों। और पूरा का पूरा दोस्तों क्या करिए, इस चैनल से जुड़कर अपने आप को क्या करिए, सोचेंगे जब प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो आपका देखेंगे कि एक भी एग्जाम से बाहर नहीं गया रहेगा, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन क्या होंगे, हल होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कैसी ये क्लास लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे ये भी लगे कि नहीं कि लड़के क्या है कि उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं। और अगर चैनल समझ में आ रहा है दोस्तों तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।